Recording start. So she'll do it. Oh, right. Come here. It's already recording. Okay. So friends, अच्छा ये बताइए आप में से इंग्लिश कौन आराम से नहीं समझ सकता और हिंदी सब समझ सकते हैं? हिंदी बेटर रहेगा। तो फिर इसी के लिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने देखा 18 साल से कम है लोग इधर। आई थिंक ये दो बच्चे हैं। 19 हो गया, 18 में कोई नहीं। 25 से नीचे कितने हैं? हमारे हाथ तो सभी में खड़ा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि हम में से कितने मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो हमारा है ये एज पर लॉ चलता है, इट इज कंप्लीटली एज पर, कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको समझ में आया मैंने क्या पूछा? कि जो भी ये दुनिया में है वो नियम अनुसार चलता है, तो इसमें एक्सेप्शन नहीं कि बाय चांस कुछ हो गया है ना, एक्सीडेंट होते हैं, इतना कुछ इनजस्ट होती है चीजें, बाय चांस हो गया, ऐसा कुछ आपको लगता है? बाई चांस एक्सीडेंट का मतलब बाई चांस ही है। कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन छूट गई, लॉटरी निकल गई, हाँ तो ये बाय चांस हो गया या कोई लॉ के अकॉर्डिंगली होता है? मेरे हिसाब से बाई चांस हो। बाय चांस होता है। कोई ऐसा है जो कहता है कि अभी मुझे पता नहीं, मैं और स्टडी करूंगा कि भाई आई एम नॉट क्लियर? नहीं, जब होता है तब तो ऐसा लगता है बाय चांस है जब होता है। हाँ। पर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली भी हम अंडरस्टैंड करते हैं नहीं प्रीडेस्टिन्ड था, कर्मा था, पास्ट कर्मा। पर उस टाइम तो अचानक ही लगता है। उस टाइम लगता है कि ये गलत हुआ या अच्छा हुआ, जो भी हुआ ये जो भी गलत है, जो भी अच्छा हुआ या गलत हुआ, एक्सीडेंट तो ज्यादा गलत ही होता है। गलत ही होता है। तो मगर कोई ऐसे हैं जो कहते हैं उस टाइम पे भी जब हुआ ये एज पर लॉ हुआ। That means कि whatever has happened or is happening or will happen is as per some law. रिसेंटली समझने लगे इसलिए हाँ। वरना आज से 5 साल पहले बोलते तो सब चांस ही था। सब चांस समझ अभी नहीं है, वो तो यही बोलेंगे। बर और हम में से कोई है जो कहता है कि सब कुछ ही बाय चांस है, सिवाय मॉडर्न साइंस को छोड़ के। बाकी जैसे अभी बात हो रही है ना, मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जो चीज़ें हैं ये तो एज पर लॉ हैं, मगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जब जाते हैं तो उसके अंदर रैंडमनेस है, तो रैंडम चीज़ें चलती हैं। ऐसा कुछ आप लोगों का कोई मानना है इसमें? रैंडमली हम आज बात करेंगे जो शास्त्री जी ने बोला है कर्म के सिद्धांत के ऊपर, लॉ ऑफ कर्म के ऊपर। लॉ ऑफ कर्म जो है उसके बारे में बात करते हैं, मगर उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, वो है कि हर एक चीज़ लॉ के अकॉर्डिंगली होती कि नहीं होती। इसकी जो सर्टेनिटी है, इनवेरिएबिलिटी ऑफ लॉ, इसको पता करना या इसके ऊपर अपना डिसीजन लेना ये बहुत ज़रूरी है। इस पे टाइम हमारे को बहुत वैरायटी मिलती है, सब जगह इनइक्वालिटी दिखाई देती है और समझ में भी नहीं आता क्यों हो रहा है। कोई सड़क पे पैदा होता है, कोई बिल गेट्स के घर पैदा होता है। अभी राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैंने तो चूज नहीं करा गांधी फैमिली में पैदा होना, तो कैसे हो गया? ये फैक्ट है कि बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कुछ लगता है कि अनजस्ट है। सचिन तेंदुलकर क्यों ऐसे पैदा हो गया, लता मंगेशकर क्यों ऐसे पैदा हो गई, किसी की लॉटरी क्यों निकल गई, कोई एक्सीडेंट में क्यों मर गया, कोई जा रहा था बोर्ड पे वो क्यों पलट गई तो उसमें था।
इतना कुछ हम देखते हैं, हम सब देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, हमारे खुद फैमिली के अंदर होता है, सब कुछ उलट पुलट होता रहता है और कई बारी बहुत अच्छा भी होता है। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये बाई चांस हो रहा है कि ये एक्चुअली में फेटेड था, मतलब कि इसके अंदर ये होना ही था। हम जाते हैं ना जन्म पत्री लेके एस्ट्रोलॉजर पे, एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये होना है, तो इज इट कि होना ही होना है? तो क्या हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है? अगर सब कुछ ही फिक्स्ड है तो क्या हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है? ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये फ्री विल है, फेट है, कर्म है, लॉ है कि सब कुछ रैंडम है, बाई चांस है, इसके ऊपर हमारे को डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं थोड़े से आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, आप सोचिएगा इसके ऊपर। फिजिक्स हम जानते हैं एज पर लॉ चलती है, केमिस्ट्री हम जानते हैं, बायोलॉजी हम जानते हैं, बायोलॉजी में बॉटनी हम जानते हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर जूलॉजी जानते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर भी सब कुछ एज पर लॉ चलता है। अब तो ह्यूमन साइकोलॉजी में भी एज पर लॉ चलता है सब कुछ, तो सब कुछ एज पर लॉ है। मगर अब हम जब कहते हैं कि ये सब बाय लॉ है और हम देखते हैं सोलर सिस्टम, हमारे प्लैनेट कितनी तेजी से चल रहा है, हम वो भी सब एज पर लॉ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है प्लैनेट को कोई चला नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब एज पर लॉ है। मगर जब हम अपने थॉट्स पे आते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर आते हैं और जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर आते हैं, तो हम कहते हैं ये बाई चांस हो। तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ को नहीं देते, किसी और को देते। तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा, जब सब कुछ एज पर लॉ चल रहा है तो फिर यहाँ पे लॉ क्यों हट जाता है? क्या ऐसा है कि लॉ नहीं, यहाँ पे भी लॉ है? हम मानना नहीं चाहते शायद। हम जब इन्वॉल्व होते हैं, हमारा खुद का कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है उस इवेंट के अंदर, तो हम लॉ की बात छोड़ देते हैं। क्या यहाँ तक कुछ क्लियर हो रही है बात? परफेक्ट। तो अगर उसी को एक्स्ट्रापोलेट करें तो एज पर लॉ हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और जो इवेंट्स हैं वो भी होने चाहिए। हम एक्सप्लेन ना कर पाए वो अलग बात है, ठीक है ना। एक आदिवासी, अगर आप ट्राइब में चले जाओ और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टेलीविज़न ये दिखा दो, इलेक्ट्रिसिटी के दिखा दो, तो बोलेंगे ये तो कुछ और अजीब सी बात है, तो ये तो अनलॉफुल लगेगी, मैजिक लगेगा। तो मिरेकल्स और मैजिक ये सब जो है ये लगेंगे कि अनलॉफुल है। किसी के पास स्पिरिचुअल पावर है, वो लगेगा कि गिफ्टेड है। तो ये गिफ्टेड भी ऐसे नहीं होता, ये भी उन्होंने खुद लिया है। कैसे लिया है वो अलग बात है। तो ये सब चीज़ें हमारे को जो समझ नहीं आती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये बाई चांस हुआ, कोइंसिडेंटल है, ये बाई लक है। ये तो इस चीज़ के ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ, ये जब चीज़ हमारे में सर्टनिटी के साथ में आ जाएगी कि एवरीथिंग दैट हैपेंस एज पर सम लॉ, देन हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अब उसकी हम बात करेंगे आगे। The law of karma has also been called law of cause and effect, law of justice, law of compensation, law of harvest, law of harmony, law of redemption. इतने नाम दिए गए हैं इसको। और ये जो लॉ है, इट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ लॉज। ये अपने आप में लॉ नहीं है, ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब कि जो बाकी लॉज हैं, जैसे ग्रेविटेशनल एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ऐसे बहुत सारे लॉज के जो अंडरलाइन लॉ है वो लॉ ऑफ कर्म है, विच इज सिंपल। एब्स्ट्रैक्टली उसको समझना आसान है, मगर जब वो अपने एक्शन में आता है तब लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है बहुत जगहों पे। इसलिए कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है।
कॉज एंड इफेक्ट, कोई चीज होती है वो एक कॉज बन जाती है, उस कॉज से एक इफेक्ट आता है, क्योंकि एक सब लॉ उसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिएटर ने हूसएवर जिसने ये सोलर सिस्टम बनाया है, पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा, तो ये एक लॉ है। तो वो वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी इस्टेब्लिश्ड है कि वो 100 डिग्रीज पे वेपर बनेगा। तो जब हम बॉयल करेंगे वाटर को, वो वेपर बन जाएगा। हमने बॉयल करा, हमने गैस, जैसे हम चाय बनाते हैं तो हमने पानी के नीचे हमने वो एक्शन करे, हमने कॉजेस सेटअप करे कि पानी गर्म हो और उसका इफेक्ट आ गया। ये तो हम डेली देखते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे चलता है। मैंने एक ग्लास लिया या मैंने एक ग्लास लिया और इसको ऐसे कर दिया, ग्रेविटेशन की वजह से पानी नीचे गिर गया। पानी एक लिक्विड है, लिक्विड की कोई शेप नहीं है, वो होल्ड नहीं कर सकता अपने पार्टिकल्स को, वो फैल जाता है। ये सब नेचर है वाटर का। और जो लॉ है, ये भी नेचर भी लॉ है। जो लिक्विड के अपना नेचर है, ये भी एक लॉ है कि लिक्विड विल बिहेव लाइक दिस। ग्रेविटेशन का भी। सो देयर आर लॉज। लॉ मीन्स रूल्स, प्रिंसिपल्स, जिनके अकॉर्डिंगली नेचुरल चीजें बिहेव कर रही हैं। They are established by nature itself. We are also part of that. Our thinking and desires are also part of that. This is what I am trying to come to. Is that clear by me? इतना तो क्लियर है। तो हम भी जो सोचते हैं, हमारे अंदर भी जो घटता है, वो भी किसी न किसी नियम अनुसार घट रहा है। इसलिए तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई फर्क नहीं है। इंसान वैसे ही है, चाहे यहाँ हो और चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो। हर एक की सोचने का तरीका वही है। वही सिचुएशन आएगी तो एवरेज इंसान कैसे बिहेव करेगा वो क्लियर है। तो इसलिए उस हिसाब से हमारे को पता है कि हमारा बिहेवियर भी एज पर कुछ लॉज हैं। अब बात आती है कि कुछ होता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। बात करिए, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पे हम कहते हैं कि ये हमारी गलती से नहीं हुआ, उसकी गलती से हुआ। अब हमारे एक फिजिकल सोसाइटी के अंदर पटेल नगर में जो हमारे एवरी सैटरडे हमारी मीटिंग होती है, तो ये मेंबर आते हैं हमारे, वो ही इज अबाउट 70 या 75। वो अपने स्कूटर पे अभी खड़े हुए थे, तो उन्होंने किसी दूसरे लड़के ने एक और 2 व्हीलर पे आके मार दिया स्टेशनरी व्हीकल पे। और वो बेचारे वहीं खड़े थे एंड ही ब्रोक हिज लेग। तो ये डिस्कशन करना था, हम जब कर रहे थे करना, तो वो कहते हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो खड़ा हुआ था, मैं उसको जानता भी नहीं, मैंने उसको प्रोवोक भी नहीं करा, वो मेरी हड्डी जो टूटी वो किस लॉ के साथ में, जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमारी दुश्मनी नहीं, बाई चांस उसके कंट्रोल से वो चीज 2 व्हीलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो लग गया। लगने से भी चांस है कि वो इतना ज्यादा लगा कि उनकी हड्डी ब्रेक हो गई। हो सकता है हड्डी ना ब्रेक होती, कुछ भी ना होता। तो द इफेक्ट विच, तो सबको लगता है कि ये बड़ा कोइंसिडेंटल है, बाई चांस हुआ, रैंडम है। मगर लॉ ऑफ कर्म कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इवेंट होना है, क्योंकि वो डिजर्व करता है होना। तो ये लॉ ऑफ कर्म के ऊपर में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। लॉ ऑफ कर्म को समझने के लिए ना 2 चीजों को समझना और जरूरी है। अगर उनको नहीं समझेंगे तो लॉ ऑफ कर्म को हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो पहली जो चीज है वो है लॉ ऑफ एवोल्यूशन। इट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ लॉस। यूनिवर्स के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, हम लोग का सबका विकास हो रहा है। विकास मतलब हम जैसे, अब इसको ऐसा समझते हैं, ये पूरी दुनिया को समझ लीजिए स्कूल है, और बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो स्कूल में जाता है तैयार होकर सुबह, तो और घर में आता है वापस, तो उसको समझ लीजिए एक लाइफ पीरियड है। बच्चा कौन है? हायर सेल्फ। जो वो कपड़े पहन के जाता है, जो सामान लेके जाता है, वो समझ लीजिए जो पर्सनालिटी हम लेके आए हैं इस जन्म के अंदर। तो एक जन्म का जो पीरियड है, एक दिन के पीरियड के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ रहा है?
हम स्कूल में आए हैं, ये अर्थ है। बच्चा स्कूल में गया है उस पीरियड के लिए 6 घंटे के लिए नए कपड़ों के साथ में, दैट मीन्स नई बॉडीज ऑफ माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में, इसके साथ में हम आते हैं और आके कुछ सीख के जाते हैं। अब समझ लीजिए वो जो स्कूल है हाइपोथेटिकल जो मैंने बनाया है, उसके अंदर वो बच्चे की मेमोरी स्कूल जाने से पहले की नहीं है, और जब स्कूल से वापस आता है तब भी गायब हो जाती है, और नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो भी नहीं रहती है कि लास्ट डे क्या हुआ। तो वो बच्चे का क्या होगा? बच्चा स्कूल गया, स्कूल पहुंचता है, वो कॉन्शियस हो जाता है, हमारा बर्थ हुआ, अब हम कॉन्शियस हो गए। अब हम क्या क्या लेके आए हैं, हमें लगता है भाई ये तो हमें भगवान ने जो दिया है हम वो लेके आए हैं। हमारे शार्प ब्रेन है कि डल ब्रेन है कि एवरेज ब्रेन है, हमारी बॉडी कैसी है, हम कहाँ पैदा हुए, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, कौन सी क्लास में पहुंच गए हैं। तो हम क्लास में बैठते हैं और हमें अब ध्यान आता है कि अब हम आ गए हैं। तो हम जब पैदा होते हैं तो तब हमें मालूम पड़ता है कि अब हम यहाँ पे आ गए, हमें प्रीवियस मेमोरी नहीं है। ऐसे बच्चे को नहीं, बच्चा कुछ सीखता है स्कूल में, स्कूल सीख के घर जाता है, जब तक वो घर जाता है उसके कपड़े वपड़े फट जाते हैं, उस पर खूब गंदगी हो जाती है। तो वो इन अदर वर्ड्स हमारी जो बॉडी है वो ग्रो होती है, उसे बीमारियां आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वेयर एंड टीयर होता है, फिर वो डेथ होती है डिके के बाद में। तो दैट मीन्स हम वापस सब अपने घर चले गए स्कूल से, दैट मीन्स वी डाइड, द बॉडी हैज डाइड। सो इस तरीके से समझें। तो वी हैव टेकन समथिंग इन दिस लाइफ, हमको सीखने के लिए आए। तो ये अर्थ जो है स्कूल है, तो हम स्कूल में आए। अब हम पाते हैं कि हम अलग अलग क्लासेस के अंदर अपने आप को देखते हैं। हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाते हैं स्कूल के अंदर, बच्चा भी रिलेशनशिप्स बनाता है, फ्रेंडशिप्स बनाता है, किसी के साथ अच्छी किसी के साथ बुरी, और वो अपनी को किसी क्लास में पाता है, फिर धीरे धीरे उसकी क्लास से वो और आके नेक्स्ट क्लास में जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे साथ भी ऐसे होता है। साथ ही साथ हम इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें कि बच्चा एक ही स्कूल में नहीं जाता, बहुत सारे स्कूल हैं पूरे दुनिया में। कभी एक स्कूल में जाता है, कभी नेक्स्ट टाइम दूसरे स्कूल में जाता है, किसी और कंट्री के स्कूल में पहुंच जाता है। ऐसे ही हम लोग जब जन्म लेते हैं, कभी यहाँ लेंगे, कभी किसी और कंट्री में लेंगे, कभी किसी और बॉडी में लेंगे, किसी और रिलीजन में लेंगे। हम भी ऐसे हॉप करते रहते हैं लोग। तो नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नए टाइप के सेट ऑफ लोग मिलेंगे, मगर हम क्या जो लेके सीख के अभी तक आए हैं वही कैरी फॉरवर्ड होता है। हम कहते हैं ना कि कितना भी अमीर हो गया, ले सब कुछ छोड़ के जाना है, हमें कोई लेके तो नहीं जा सकते। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या लेके जाते हैं। हम ये सब तो मानते हैं कि हम कुछ लेके जा रहे हैं, हमारा हायर सेल्फ है, इतना तो हम लोग का एक नॉर्मल हमारा बिलीफ है। तो हम क्या लेके जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन ये, उसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा कि हम क्या लेके जा रहे हैं। और अगर लेके जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आफ्टर ऑल हमें अल्टीमेटली सीखना क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है जिसके लिए हम आए हैं। सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल सी बात है। अब हम आए हैं, बॉडी है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बॉडी की, मटेरियल की, जहाँ हम रह रहे हैं उसका कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, रिलीजन है, लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे अपने अंदर की फीलिंग्स है, थॉट्स है, हमारी अपनी कैपेसिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, हम लोग की कुछ लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं। ये सब को देखते हुए और अब इस चीज को पहचानते हुए कि हम कुछ सीखने आए हैं, तो क्या सीखने आए हैं, उसमें से क्या परमानेंट है, क्या नहीं है। अब अगर आप देखें, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स और फिलॉसफीज कुछ चीज़ों पे अग्री करती हैं। जैसे कि किसी को अहिंसा की बात है, किसी को हर्ट ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, चाहे वो थिंकिंग लेवल पे हो, वर्बल हो, एक्शन हो। फिर झूठ ना बोलो, उसके बाद कुछ चुराओ नहीं, स्टील ना करो, एक पार्टनर के साथ एज पर द लॉ ऑफ लैंड रहो। फिर उसके बाद में आपको इंटॉक्सिकेंट ना लो। फिर वो कहते हैं बॉडी और माइंड को प्योरिटी की तरफ बढ़ाओ, सत्संग करो, अच्छे कंपेनियंस रखो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस पर ध्यान दो, क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पोर्टेंट है इस पर ध्यान दो, क्या सच है क्या झूठ है इस पर ध्यान दो, कैपेसिटी जनरेट करो करने की इन चीज़ों को, क्या ज़्यादा यूजफुल है क्या कम यूजफुल है इस पर ध्यान दो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। 4 चीज़ें करनी है तो कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी कम ज़रूरी है, इसके ऊपर हमारे पास ग्रेडेशन होना चाहिए।
और फिर क्या पर्सनली हमारे लिए क्या गुड है, सेल्फिश क्या है और क्या अनसेल्फिश है, जनरल लोगों के लिए क्या अच्छा है, ये भी पता करना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें जब ऑलमोस्ट सारे धर्म इन बातों को कहते हैं, और ये इसलिए इसको हम धर्म भी नहीं कह सकते, दीज आर मॉरल क्वालिटीज हम कह लें, जनरल क्वालिटीज कह लें, जो हमें डेवलप करनी है। स्वाध्याय की बात होती है, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ बुक्स, स्पिरिचुअल इन द सेंस कि जो नॉन फिजिकल है, स्पिरिचुअल का मतलब जो संसारी नहीं है, इसके अलावा जो अकल्ट है, जो छुपा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान हमारा जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है। इसलिए इन सब चीजों के ऊपर सारे धर्म, सारे फिलॉसफीज कहते हैं कि हमारे को फोकस करना चाहिए। इससे जो प्योरिटी पैदा होती है उससे अपने आप दिखाई देनी चाहिए, चाहे बहुत सारी चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो अब हम इस बात पे आते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि लॉ ऑफ कर्म के साथ में लॉ ऑफ एवोल्यूशन को समझना जरूरी है कि हम लोग किस काम के लिए आ रहे हैं। ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये हमारे को विकास की तरफ धकेल रहा है। दैट मीन्स हमारी प्रोग्रेस हो, हम इसलिए आए हैं। ये सिस्टम जो बना है धीरे धीरे हमें पुश कर रहा है प्रोग्रेस की तरफ। हम बार बार आते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, कर पाते हैं, नहीं कर पाते, एज पर द लॉ हम उसको फिर भोगते हैं। दैट मीन्स वी एक्सपीरियंस इट। लॉ ऑफ कर्म और लॉ ऑफ एवोल्यूशन जुड़े हुए हैं। तो तीसरा एक और लॉ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सारा थोड़ा थियोरेटिकल है, उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तीसरा है लॉ ऑफ यूनिटी या यूनिवर्सल लाइफ या वन लाइफ। हम सब एक ही लाइफ को भोगते हैं। दैट मीन्स एक ही लाइफ के हम हिस्से हैं। जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते हैं बहुत सारे, तो हम सब पत्ते हैं एक तरीके से। हमारे जो आउटर ये जो बॉडीज हैं, पत्ते हैं। इसके अंदर की जो लाइफ है वो एक लेवल पे जाके मिल जाती है। जैसे ये जो करंट आ रहा है एक जगह से आ रहा है, एक इस घर के अंदर जहाँ से आ रहा है वो एक मेन पाइप, एक तार है, उस तार से फिर वो डिवाइड हो रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस जो अभी यहाँ पर है वो इतनी ज़्यादा इंग्रॉस हो गई है बॉडीज के अंदर कि वो भूल जाती है या वो उसके अंदर से वो छुप जाता है कि वो उसका सोर्स कहाँ था। तो हम एक्चुअली उस सोर्स को ढूंढने के लिए आते हैं। जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक जगह पे ला रहे हैं, फिर उसको हम पीछे खींचते हुए या अंदर खींचते हुए लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं कि हम नहीं है, बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है। धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम यूनिवर्सल लाइफ के साथ में अपने आप को मर्ज कर देंगे। वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लाइफ या लॉ ऑफ यूनिटी जो है, ये भी एक तीसरी चीज है। ये तीन लॉज जो हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। इनको जब हम समझ लेंगे तो समझ लिए हमारा थियोरेटिकल पार्ट पूरा हो गया, वह प्रैक्टिकल पार्ट ही रह जाता। तो लॉ ऑफ कर्म को पकड़ना है, इन दोनों लॉज को समझते हुए और इनको रखते हुए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना। तो हम आते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने में हम लोग कुछ कॉजेस सेटअप करते हैं। कर्म का मतलब एक्शन। हम थिंकिंग से एक्शन कर रहे हैं, फीलिंग से एक्शन कर रहे हैं, बोलने से एक्शन कर रहे हैं और फिजिकल बॉडी से एक्शन कर रहे हैं। 4 लेवल्स पे हमारे एक्शंस चल रहे हैं। इन एक्शंस का कोई ना कोई, हम क्योंकि कोई एक्शन कर रहे हैं तो एज पर सम और दी अदर लॉ हम इफेक्ट्स पैदा कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मैं ऐसे उठाया, उसको डाल दिया, मैंने एक्शन करा और वो पानी गिर गया, तो ये पानी गिर गया। तो ऐसे ही अगर मैं इस एक्शन की जगह एक बॉम्ब ले आके किसी मार्केट में रख दूं और बॉम्ब को एक्सप्लोड करवा दूं तो वो भी एक्शन हो गया। तो ये एक्शन जो हम कर रहे हैं ये हमारे फ्री विल के अंडर है। एक फ्री विल हमारे को ह्यूमन बींग्स को मिली हुई है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। फ्री विल ह्यूमन बींग्स को दी गई है। हम इंस्टिंक्ट के साथ साथ हम एनिमल भी हैं और डिविनिटी की पोटेंशियल भी रखते हैं, दोनों चीजें हैं। इसलिए हमारी फ्री विल भी है और हम कार्मिक इफेक्ट से अटके भी हुए हैं, बंधे भी हुए हैं। तो हम जो एक्शंस करते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं, उससे हम बंध जाते हैं इफेक्ट्स के साथ। और हमारी फ्री विल जितनी बचती है, फिर उसके बाद जितनी मूवमेंट हम कर सकते हैं, उसी के उतनी मूवमेंट में हम रह जाते हैं। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इससे समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को
यहाँ पे किसी चेन के साथ बांध दूँ और फिर एक चेन के साथ यहाँ बांध दूँ और वो थोड़ा सा रिलैक्स चेन्स हैं तो मैं कितना मूव कर सकता हूँ, जितनी वो चेन्स अलाउ करेंगे उतना मूव कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने अपने पुराने जन्मों में और इस जन्म में कितनी अटैचमेंट्स बना ली हैं लोगों के साथ में, इवेंट्स के साथ में, प्रीवियस अटैचमेंट्स ही बना ली हैं, इसलिए इनको कर्म की जंजीरें बोला जाता है। दे आर चेन्स। तो ये चेन्स मुझे बाइंड कर रही हैं। अब ये जो बाइंड कर रही हैं दिखाई नहीं देती, तो मेरी फ्रीडम अब लिमिटेड हो गई। तो अब मैं उतना ही मूव कर सकता हूँ जितना ये फ्रीडम मेरे को चेंज देती है। किसने बाइंड करी? मैंने बाइंड करी। मगर मैंने जब बाइंड करी मुझे पता नहीं था मैं बाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी था, मैं इग्नोरेंस में जी रहा हूँ। मेरे पास ये विद्या नहीं है पता करने की कि मैं जो कॉजेज सेटअप कर रहा हूँ वो मुझे बांध रहे हैं। आज मैंने कोई चीज को डाला है आगे, वो रिटर्न करके आएगी। ये लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म जो बेसिक लॉ है, विच इज, मैंने बोला अंडरलाइंग ऑल द लॉज। लॉ जो नियम है वो सिंपल है कि जो हमारे से एमिनेट करेगा, जो भी हम एक्शन करेंगे, उसका एक रिफ्लेक्शन सेम टू सेम हमें वापस आएगा। मतलब कि जो भी मैं मेरे से निकलेगा, जो भी फोर्सेस, जो भी एक्शन, जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, स्पीच, एक्शन जो भी निकलेगा, उसका एक रिफ्लेक्शन वही चीज मेरे पे आएगी, चाहे इमीडिएटली आए चाहे बाद में। दिस इज सिंपली लॉ ऑफ कर्म। अगर ये चीज नहीं समझ में आई फिर से पूछिए, क्योंकि ये शायद अभी भी क्लियर नहीं होगी। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, हार्ट डिजीज हो गई है, कैंसर हो गया, बड़ा, तो उसमें लॉ ऑफ कर्मा का क्या रूल है? लॉ ऑफ कर्म क्या है, हम तो ये बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब मान लीजिए एक आदमी स्मोकर है, अब ये क्लियर कट है, बॉडी भी कुछ देर तक ही झेल सकती है स्मोक को, उसके बाद में उसको कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हम सीधा सीधा कहते हैं, हमें एसोसिएशन दिखाई देता है। कई कैंसर है जिनमें एसोसिएशन नहीं दिखाई देता। अब लेटली लास्ट 100 years में बहुत सारी चीजें साइंस ने निकाल ली हैं कि इसलिए होता है, इसलिए होता है, इससे होता है। तो अब ये जब साइंस और निकालेगी तो वो बताएगी कि भाई इस कारण से, लास्ट कड़ी जो है ना वो ढूंढ के निकाल पाती है साइंस कि भाई ये लास्ट कॉज ये था, इसकी वजह से ऐसे हुआ। मगर इसके पीछे भी है रीजन, तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉ ऑफ कर्म का बेसिक जो एक सिद्धांत है उसको समझना जरूरी है। कुछ भी चीज एक जीव, इंडिविजुअल यूनिट एक्सप्रेस करता है यूनिवर्स में, उसका रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स सेम टू सेम उसको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको 20 रुपए दिए, तो जहां से मैंने 20 रुपए दिए इस यूनिवर्स में से निकाल के, वही 20 रुपए मुझे भी मिलेंगे। तो मैंने आपसे 20 रुपए ले लिए तो मुझे देने पड़ जाएंगे। मतलब कि वो चीज जो भी मैं करूंगा वो वापस मुझे करनी ही पड़ेगी, मुझे मिलेगी या मुझे वो होगा। I just have one doubt. You said कि अगर हम 20 रुपए देंगे तो हमें वापस 20 रुपए मिलेंगे। But I have read in case of law of karma, जो भी आप देते हो आपको वापस मल्टीप्लाई होकर मिलता है। So is that true or you want to say कि आप जो भी देते हो आपको उतना ही मिलेगा? उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। सर इट मींस इन्फ्लेटेड वैल्यू पे मिलेगा, उस टाइम पे इन्फ्लेटेड वैल्यू पे मिलेगा। कॉमन स्टूडेंट है। देखिए, लॉ ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से इसको जोड़िए। ये लॉ ऑफ एवोल्यूशन है विकास के लिए, दैट मीन्स हमारे को सिखाने के लिए। तो मान लीजिए कोई स्कूल का एक स्कूल्स का एक जिन्होंने इस्टेब्लिश करे सारे दुनिया में स्कूल्स, उनके एक ग्रुप है, एक कमेटी। उन्होंने बोला हम स्कूल्स बना रहे हैं और स्कूल्स के अंदर कुछ हमने रूल्स इस्टेब्लिश कर लिए। सब बच्चों को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो स्कूल के 12th स्टैंडर्ड तक आके पास कर जाए स्कूल, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। ताकि फिर स्कूल की उनको जरूरत ना हो। दैट मीन्स हम करते करते सेल्फ रियलाइज हो जाए, लिबरेटेड हो जाए, ये टारगेट है हमारा। फिर वो लोग कहते हैं कि ये बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो सही, मगर बच्चों को सिखाएंगे कैसे, ये बच्चे नहीं समझने वाले आराम से। ऐसा एक लॉ डालना पड़ेगा जो सारे लॉज को रेगुलेट करेगा कि जो भी ये बच्चे करेंगे उनको वापस मिलेगा, ताकि वो समझ जाएं क्या उन्होंने करा, क्या वो ठीक था, गलत था, क्या था। ये उनको सीखना बहुत जरूरी है। तो जो एक देगा एक मिलेगा।
अगर वो एक ऐसा देता है, फॉर एग्जांपल आपने बात करी कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखे एफडी करके, तो ऑब्वियस है वो तो रिटर्न मेरे को वापस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज एज पर ए लॉ। अगर आपके पास कोई ऐसा सोसाइटी के अंदर रूल है कि आप अगर गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए दे दो और 10 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो आपने जो दिया उसका आपको रिटर्न एक्स्ट्रा में मिल गया, ठीक है ना। ये तो एक लोकल लॉ है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कर्म के अंदर सीधी सी बात है कि सारे जो चीज हम करेंगे वो एज पर रिफ्लेक्शन हमें वापस मिलेगा। ये एक बेसिक नियम है, मगर जो नियम उसके नीचे हैं उन नियमों के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो भी नियम अनुसार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा बॉम्ब लेता हूँ जैसे दिवाली में होते हैं और उसको यहाँ पे उसको एक्सप्लोड करवाता हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होता, मैंने बॉम्ब एक्सप्लोड करवाया। फिर मैं एक बड़ा बॉम्ब लेता हूँ जो लोगों को जो बड़ा बड़ा गड्ढे कर सकते हैं मार्केट में डालता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। फिर मैं एक बहुत न्यूक्लियर बॉम्ब लेता हूँ, उसको डाल देता हूँ, तो वो पता नहीं लाखों लोग मर जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जो जो मैंने एक्शन करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। ये इसका बेसिस है। इसके अंदर कभी ये नहीं है कि मैं एक दूंगा तो 10 मिलेंगे। ओके, आई डोंट नो, मुझे आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बात? अगर क्लियर नहीं तो फिर बात कर लेते हैं। I do not totally agree with हाँ, you don't agree, why? because I've read it like many times कि हम जो भी देते हैं हमें उससे काफी गुना ज्यादा वापस मिलता है। जैसे हम थोड़ा सा अगर किसी की हेल्प करते हैं तो what we will get back from the universe will be much more in a degree. So I believe in that. It's okay, you can believe in that. Just think over. Yeah, I कि think- is it no, think over by reading other books as well. Yeah. हाँ, कि think over कि is it logical? देखिए, थियोसफी के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि और बुद्धा ने भी कहा है कि जो भी आप पढ़ें किसी के बोलने पे मत विश्वास करें, अपना कॉमन सेंस और रीजनिंग लगाएं, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई एक्शन, जैसे हम किसी को एक थप्पड़ मार दिया जी जी तो दूसरा चाहेगा एक ही थोड़ी मारेगा, 2 भी मार सकते बिल्कुल मार सकते हैं, वो आपको क्षमा भी कर सकता है। हैं, क्षमा भी कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल Exactly, क्षमा बिल्कुल कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। बट उतना ही तो नहीं मिला, थप्पड़ एक ही नहीं मिला, 2 भी मिल गया। क्या हो सकता है और भी जीरो दूसरे भी हो मार जाए। देगा। आपको जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। वो क्षमा कर दिया, वो क्षमा The करने से action, the reason, the action किस पर्पस से आपने उसको मारा उसका इफेक्ट मिलेगा। It's not just the act of just slapping, right? आपने किस इंटेंशन से मारा जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट आपको मिलेगा, the effect is 1 against 1. That action that is, sir, please correct me if I'm wrong, if my understanding is such that the action is not just the action in itself, but जो action के साथ जो हम अपनी feelings, emotions and intentions that are attached with the action, उसकी effect we will get correspondingly. But the equation is always 1 to 1. What I feel, what we are talking about is relativity. That if I give back with what the feeling that you gave, you get back equally. But it is not the quantitative valuation of अच्छा मुझे 1 against 1, 20 against 20. Sir, is हाँ that? हाँ, यू आर पार्शली राइट। हाँ. आगे हम इसको और समझेंगे इस बात को, क्योंकि हम यूनिवर्स के अंदर ना हम एक्चुअली देखते हैं अपने एंगल से, मगर यूनिवर्स के हिसाब से आप अगर देखें, मतलब कि जो जिसने रूल सेटअप करे हैं उसके हिसाब से देखें, तो फिर हम वहाँ से सोचें तो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो हम अगर एक एग्जांपल लें बहुत छोटा सा, एक कुक है, एक मिठाई की दुकान में काम करता, 50 साल वो मिठाई बना रहा है, तो अब बाकी जन्मों में उसको खूब मिठाइयाँ मिलनी चाहिए वापस, क्योंकि सारी मिठाई बनाई, अब तो मतलब उसने 50 साल जो बनाया है, अब उसको तो पता नहीं कितना मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारा सोचना जो है ना वो ठीक नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं उसका हमारे को वापस जो मिलेगा एज पर लॉ मिलेगा, ये बात पहले समझनी जरूरी है। इंडिविजुअल चीज़ों के ऊपर बाद में हम आ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे नहीं हुआ।
इसमें दूसरा एक और एस्पेक्ट है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं जब हमें मिलता है। जो हमारे साथ इवेंट होता है हम उसको कैसे फेस करते हैं। मान लीजिए कोई वायलेंस होती है मेरे खिलाफ, अब मैं उसको रिएक्ट कैसे करता हूँ। अभी बात करी, थप्पड़ मारा, एक वायलेंस हुई। अगर हम मान लें ये थप्पड़ मेरा जो मुझे मिला ये एज पर लॉ मुझे मिलना था, और अब मेरा जो डेट था वो छूट गया, खत्म हो गया, लेट अस फिनिश इट, खत्म करो। मगर अब मैं रिएक्ट करता हूँ, रिएक्शन मेरा मेंटल लेवल पे भी होता है, हाउ डेयर यू डू इट, कैसे करो, मैं सबक सिखा दूँ। या तो इमीडिएट रिएक्शन उस टाइम पे आएगा लड़ाई के अंदर, वापस थप्पड़ जाएगा, या अगर सिचुएशन ऐसी है कि अभी नहीं कर सकते हैं तो हम होल्ड बैक करेंगे, फिर हम कंस्पायर करेंगे कि कैसे बदला लें वापस, फिर हम बदला ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन आता है। तो जितने साधु संतों ने बोला है कि आप समझ के सिचुएशन को और उसको फॉरगिव कर दो। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हमने हमारा डेट था, जो हमारा कर्जा था, हमने उसको चुका दिया, वो खत्म हो गया। हमारी फ्री विल है हम कैसे वापस रिएक्ट करते हैं। तो अगर हमने ठीक से रिएक्ट करा तो हमने वो जो चेन था, जो एसोसिएशन थी, वो ब्रेक कर दी, जो हमारे को बांध रही थी किसी से। तो सिचुएशन ऐसी लेके आई कि उसने मेरे साथ ऐसे करा, हमने उसको ब्रेक कर दिया। ये तो एक लिमिटेड इसके अंदर आंसर आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए लोगों को इसको जब डिटेल्स में जाते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन मार्क आया ना इनका, कि क्योंकि कई लोग समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि जितना करोगे उसका 10 गुना मिलेगा। वो अच्छी बात है, वो उससे अगर अच्छे काम करना चालू कर दे दूसरा व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है। मगर कॉमन सेंस और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। तो वी मस्ट एग्जामिन इट। सो आई रेड एन एग्जांपल, जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर खड़े होकर कुछ बोलते हो तो एको में 2-3 बार आपको फिर से सुनाई देता है। सो दैट वाज द एग्जांपल दैट आई रेड। तो अब वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने मिठाई का एग्जांपल दिया। तो I do not know which logic to follow right now, because that is also logical and So now at least you have started thinking. That is a good thing. yeah, मतलब both are correct. आपको गूगल पे सर्च करना, there is a room, एक बनाया है एक व्यक्ति ने, जिसमें साउंड अब्सॉर्ब हो जाता है। हाँ वो तो हाँ मतलब आप इट इज दी उसमें आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ घंटों का ही है, उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते। इट इज सच ए रूम जिसके अंदर आदमी को इतनी बेचैनी होती है क्योंकि कुछ साउंड नहीं है उसके अंदर। तो दैट इज मैन मेड, और जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो तो नेचुरल है, तो हम उसको तो जिसने साउंड एज रूम बनाया उसको फिर 10 टाइम्स या 100 टाइम्स साउंडलेस रहना पड़ेगा उसको क्या? दैट इज मैन मेड ना, उसने खुद रूम बनाया, वो नेचर दैट शुड आल्सो बी। एवरीथिंग इज एज पर लॉ। देयर इज मैन भी जो बना रहा है वो किसी लॉ के अंदर ही बना रहा है। तो अगर देयर इज ए लॉ कि इको का लॉ है, साउंड का एक लॉ है कि साउंड की एयर के अंदर वेलोसिटी ये है और पानी में वेलोसिटी ये है, और माउंटेन में जहाँ रिफ्लेक्ट कर सकता है वहाँ वेलोसिटी अलग है या उसका रिफ्लेक्शन अलग है। अब जैसे आजकल के ऑडिटोरियम से बनाए जाते हैं वो ऐसे डिज़ाइन करे जाते हैं कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सब जगह पे पहुँचे, ताकि आदमी को ज़्यादा ज़ोर से बोलना ना पड़े या साउंड की क्वालिटी बेटर हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सब्सिडरी लॉज हैं, दैट इज लॉज ऑफ फिजिक्स कह लो आप इसको। उस लॉ के अंदर तो आप जो एनर्जी डाल रहे हो वो रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल टाइम्स आ सकती है या गायब भी हो सकती है। जैसे ब्लैक होल है, गायब कर देगा चीज़ को, मून है या ऐसी बॉडीज हैं जो रिफ्लेक्ट कर देती हैं लाइट को। तो ये बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो लोग अपने हिसाब से जो बताना चाहते हैं वो अपने एग्जाम्पल दे के उसको प्रूव कर देंगे, मगर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस। दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड वी मस्ट थिंक इट ओवर। क्या ऐसा कोई स्कूल है या कोई ऐसी, इवन फॉर अस, अगर हम भी एब्सोल्यूट, अच्छा लॉ का एक ये लॉ ऑफ कर्म इज आल्सो लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस, एक और नाम इसका भी है। कोई ऐसा स्कूल, ऐसा टीचर जो परफेक्ट है, बैलेंस्ड है, जो एकदम राइट और रॉन्ग को जानता है, ऐसा जज कोई है, तो क्या वो जब एक व्यक्ति कुछ करता है
उसको मल्टीपल टाइम्स क्या दे सकता है वापस? वी हैव टू थिंक इट ओवर. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू मस्ट थिंक इट ओवर कि इन द लॉ ऑफ लॉज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, ऑफ ऑल द लॉज, ये सारा लॉ से चल रहा है सारा कुछ. जो हम बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, एवरीथिंग इज एज पर सम लॉ. ठीक है ना? Do you understand this? कि there is everything right now, so many laws of nature are active. हमारी बॉडी, जैसे हमने कहा, हमारे सेल्स, सारा कुछ ही एज पर लॉ चल रहा है, हम रिकॉग्नाइज करें ना करें. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के अंदर, जहाँ तक मेरे को इफ आई एम रॉन्ग बता देना, 4 ही लॉज हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. इसी के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स है. Isn't it? अगर हम इन 4 को क्लब कर लें, बोले ये लॉ ऑफ कर्मा है, तो हम मैथ्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो सारी इन 4 के पर बेस करके हम सॉल्व कर सकते हैं. इज इट राइट? इवन दो वी मे नॉट नो. फॉर एग्जांपल, आपकी मेड को आप भेजो, बोलो कि ये 30 रुपए का सामान लेके आओ, 50 रुपए दो, तो वो 20 रुपए ले आएगी वापस. उसको नहीं पता कि 50 - 30 इज इक्वल टू 20. माइनस यहाँ पे एक लॉ यूज हो रहा है. उसको तो ये पता है कि 30 रुपए और 50 रुपए और 20 रुपए आने चाहिए. बहुत सारे आप शॉपकीपर्स को देखोगे, या तो वो सब्ट्रैक्शन नहीं जानते, तो वो रिवर्स एडिशन जानते हैं. रिवर्स एडिशन क्या होती है? आपने सामान लिया 30 रुपए का, मान लीजिए आपने 375 रुपीज़ का सामान लिया, 500 रुपीज़ आपने दिए. अब शॉपकीपर आपको कैसे वापस कर रहा है? मैंने तो ऑब्जर्व करा, मैं आपको बताता हूँ. बोलेगा 375 रुपये, अच्छा ये 5 रुपये 380, 20 रुपये 400, ठीक है, और फिर 100 रुपये 500. उसने ऐड करा 375 में उतना अमाउंट जो 500 बनाएगा. उससे माइनस नहीं करा 500 से 375. उससे अगर आप वो छुपा लो पैसे, बोलो कितने दिए तूने, उसको नहीं मालूम. वो बोले दिखाओ पहले, तो फिर वो कहने का 100, 20 और 5 125. तो उसको नहीं मालूम 125 रुपये उसने वापस करने. उसने तो रिवर्स एडिशन करके दिया. हमारे जो लॉ ऑफ कर्म है, ये लॉ ऑफ लॉज है, पीछे है सबसे. ये जैसे 4 रूल्स है ना मैथमेटिक्स के, ये इसके पीछे है, ये बेस है. सारी जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर एक बड़ा हॉल हो, तो मैं माइक लूँ तो आप कहेंगे मेरी माइक जो है एम्पलीफाई हो गई, तो इतना साउंड एनर्जी, बहुत सारी साउंड एनर्जी हो गई. मगर हमने उसमें एक लॉ डाला ना, वो जो एम्पलीफाइंग जो एक प्रिंसिपल है वो डाल दिया उसके अंदर. इस तरीके से हम प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं अपने लिए. ये हम अभी आऊँगा इसके ऊपर में थोड़ा सा. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हम करते हैं, यूनिवर्स हमें इमीडिएटली उसका एक रिसीट दे देती है कि अब आपको ये मिलना है वापस. जो आपने करा है ये आपका हो गया. एक बुक में एंट्री हुई. हम चित्रगुप्त की बात हिंदू फिलॉसफी में करते हैं. एक्चुअली चित्रगुप्त नहीं है, इट इज गुप्त चित्र. वो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं. ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्डेड हो रहा है. ये सारे, इसे हम गुप्त चित्र है, वो आकाशिक रिकॉर्ड. मगर समझाने के लिए एक आदमी बना लिया जो गुप्त चित्र है, वो रिकॉर्ड करता है. वैसे क्या कर रहा है, अब उसका हिसाब करेगा बाद में. तो ये हिसाब बाद में नहीं हो रहा, उसी टाइम हो रहा है. वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है. हमारे थियोसॉफी में बताया जाता है देयर इज अ ग्रुप ऑफ देवास. दे आर, ग्रुप भी नहीं कहेंगे, इट्स अ आर्मी ऑफ देवास हु आर रेगुलेटिंग द लॉ ऑफ कर्म इन दिस प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट. तो उसके बारे में बहुत कम बताया गया है. मगर वो कहते हैं ना, जब मरने के टाइम में यमदूत आते हैं, यमराज होता है, ये सब जो देवी देवता हैं, इनसे एक पूरा एक सेक्शन है जो इसी से रिलेट करता है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है इस लॉ को. एंड इट इज परफेक्ट जस्टिस. दिस इज दी, जो लाइफ के अंदर जो चेंज आएगा जब हम मानेंगे कि एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय लॉ. द लॉ इज देयर then because it is, there is absolute justice, perfect justice. ये हमारे अंदर सर्टेनिटी आ जाएगी. जब हम इसके ऊपर सोचेंगे, हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कैंसर हो गया, चाहे नुकसान हो गया, चाहे किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने अच्छा कर दिया, किसी ने हमारे को ब्रेक दे दिया, कुछ भी हो गया, वो सब एज पर लॉ एंड एज पर जस्टिस जो हम डिजर्व करते हैं हो रहा है. ये सर्टेनिटी जब एक साधक के मन में आ जाती है, तब उसमें एक फियरलेसनेस की स्टेज आ जाती है. नहीं तो हम डरे हुए घूमते हैं. हम क्यों डरते हैं?
तो आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगी, आपके अंदर एंजाइटी होगी, वरी होगी, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा. पर when you are knowing that if you deserve it, you will get it. You must perform your best. That is all. Then you will do your best. And let the whatever has to happen. Isn't it? और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो यही है कि हम जो कर सकते हैं मैक्सिमम वो करेंगे. जिस व्यक्ति, जो साधक, जो आपको समझ में आ रही है बात, जो हमारे हाथ में क्या है. अब आपको जब आप गीता पढ़ोगे दोबारा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी ये बात. तो हम लोग को जब हमारे अंदर ये सर्टेनिटी आ जाएगी कि जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, एज पर लॉ हो रहा है, हमारे खुद का बनाए हुई चीजें हमारे पे आ रही हैं, तो फिर हमारे अंदर एक थोड़ा सा एक फियरलेसनेस आ जाती है. फिर हम कहते हैं ठीक है, हम अपना जो हमने ड्यूटी अपनी इस्टेब्लिश करी है, जो मैंने पहले कहा प्रायोरिटीज हमने इस्टेब्लिश करी हैं, क्या सही है क्या गलत इस्टेब्लिश कर रहा है, क्या सच है क्या झूठ इस्टेब्लिश कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो इस्टेब्लिश कर रहा है. वो सब इस्टेब्लिश करके हमने अपनी एक्चुअली ड्यूटीज इस्टेब्लिश करी हैं कि हमें लाइफ में कैसे जीना है. तो वो जब हम इस्टेब्लिश करते हैं और उसके ऊपर चलना चालू करते हैं, फिर हम बोलते हैं अब जो होने वाला हमारे साथ वो एज पर लॉ हो रहा है, इसलिए अब हमें ध्यान ही देना. तो ये जो भगवत गीता में भी आपको आएगा चैप्टर 3 के अंदर कि विदाउट अटैचमेंट आप अपनी ड्यूटी करें. उसका मतलब क्या है? 100% फ्री विल से काम करो. फ्री विल हमारी 100% जितनी है फ्री उतना ही कर सकते हैं. धीरे धीरे हमारी फ्री विल और हो जाएगी फ्री. मगर इसके अंदर अब हम आते हैं पॉइंट कि ये जो कर्म है ये कैसे ब्रेक हो सकता है. मैं एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक है ना बड़ा अजीब सा टॉपिक है. इसके अंदर कई ऐसे सेक्शंस हैं जिनको एक सेक्शन को बिना समझे हुए दूसरा सेक्शन नहीं समझा सकता, और दूसरा सेक्शन को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है. तो ये इसलिए आप लोगों को खुद इंटीग्रेट करना पड़ेगा कई चीजें. तो हमने अभी बात करी लॉ ऑफ कर्म, वो क्या है? लॉ ऑफ जस्टिस है, ये एब्सोल्यूट है, ये लॉ ऑफ लॉज है, ये लॉ ऑफ एवोल्यूशन के साथ चलता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लाइफ के साथ में इसकी इंटीग्रेशन है, इसके बिना कुछ होता नहीं है. ये लॉ इसलिए है क्योंकि इसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं. हमारे सारे एक्शन डिजायर से होते हैं, अटैचमेंट से होते हैं, हमारे अपनी लॉन्गिंग से होते हैं. अब हम इस पे आएंगे कि कैसे हम कर्म बनाते हैं और कर्म करते हुए कर्म लेस कैसे हो सकते हैं. दूसरा हमने समझा लॉ ऑफ एवोल्यूशन क्या है, थोड़ा बहुत कि लॉ ऑफ एवोल्यूशन है, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, हमारा एक टारगेट है, हम यहाँ पे आए हुए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, हम फिर पहुंचेंगे तो जब अचीव कर लेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी आने की वापस दोबारा. जब स्कूलिंग खत्म हो जाती है वापस स्कूल में थोड़ा ना जाते हैं, फिर कुछ और स्फीयर हमारे लिए चालू हो जाएगा. हमने वो भी समझा. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कर्म किस प्रकार कितने टाइप के होते हैं जो कॉमनली अंडरस्टूड है. एक तो होता है कर्म जो प्रारब्ध है, मतलब व्यक्ति जो आता है, स्कूल में बच्चा आ रहा है कुछ लेके आ रहा है, वो जो बैगेज लेके आ रहा है उस दिन का जो वो वर्क लेके आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है. दैट मीन्स वो उसके साथ होगा. वो जो एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ते हैं वो उस चीज को पकड़ पाते हैं तो वो होता है. दैट मीन्स कुछ इवेंट्स जो होने ही हैं क्योंकि हमने ऐसे कॉजेस सेटअप कर दिए हैं प्रीवियसली कि अब ये होने ही होने. अब मैं स्कूल में गया हूँ और मैं बैग में अपनी वो बुक नहीं लेके गया हूँ जिसको या कॉपी नहीं लेके गया हूँ जिसमें मुझे होमवर्क करना था, तो टीचर मुझे डांटेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी. मगर मैं तो कॉन्शियस ही तब हुआ जब मैं स्कूल में पहुंचा हूँ. वो पुराना जो एग्जांपल मैंने दिया कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं वो कॉपी लेके नहीं आया, तो अब मुझे वो पनिशमेंट मिलेगी. क्या ये समझ में आई बात? तो अब वो पनिशमेंट मेरा प्रारब्ध हो गया, अब मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ. हाँ, अगर मैं उस पीरियड उससे पहले की पनिशमेंट मिले, अगर इतना इनलाइटेंड हो जाऊं कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है और उसका रेमेडियल एक्शन कर लूं तो मैं बच जाऊंगा. कुछ काउंटर फोर्सेस में अगर एस्टेब्लिश कर दूं तो मैं बच जाऊंगा. बोलिए. इसमें एक डाउट है, आपने जैसे बोला कि अगर आप अपने काउंटर फोर्सेस एस्टैब्लिश कर दोगे और आपको पता है कि कुछ होने वाला है,
बट कई बार आपको पता होता है कुछ होने वाला है, पर अगर आप काउंटर फोर्सेस भी स्टैब्लिश करते हो बट स्टिल भी स्टॉप नहीं होता है, मतलब उसकी फोर्स ज्यादा है आपकी रेमेडी से ज्यादा, राइट? तो उस टाइम पे इट्स लाइक कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा, टू बी ऑनेस्ट यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा एंड देन यू आर मतलब इन टोटल यू आर इन अ स्टेट ऑफ फियर आल्सो। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, जो भी होना है। देखिए, आपको पता है कि कुछ होने वाला है और उस टाइम लिमिट के अंदर आपने कुछ ना कुछ करना है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए। तो यू विल हैव टू फाइंड न्यू वेज। इफ यू कैन फाइंड न्यू वेज एंड डिफीट दैट, इट्स ओके, अदरवाइज फिनिश। वो आपको उसको तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। कई बार हम बोलते ही जाते हैं अच्छा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वो रिपीटेडली जितना हम उसको बोलेंगे तो वो हो ही जाए। हाँ, तो ये लॉज है ना, ये लॉज हैं हमारे अपने। हाँ, इनको भी हमें समझना पड़ेगा। हम कॉजेस सेटअप करेंगे तो इफेक्ट्स आएंगे, वही चीज होगी ना। हम प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, तो अगर मैं कॉजेस बार बार सेटअप करूंगा तो वो मुझे इफेक्ट्स आएंगे उसके, और जब वो इफेक्ट्स नहीं आते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हमने कॉजेस को प्रॉपर्ली सेटअप नहीं करा। एक कॉज होने वाला है, एक इफेक्ट आने वाला है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने उतने काउंटर कॉजेस को नहीं डाला जो उसको मॉडिफाई करते हैं। तो नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग गिव्स पावर। तो नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड गिव्स अस द पावर, यही और कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ जो स्वाध्याय है, हमें जो अपने आप को समझना है, वही हमारे को बताता है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कैसे करना है, हमारे लॉज क्या हैं। फिर जो हम बाकी पढ़ते हैं वो तो है ही है, उसके अंदर तो जो हमें मालूम पड़ता है वो तो है ही है, मगर हमारा जो डार्क एरिया, जो ब्लाइंड स्पॉट है, वो हमारे अंदर है। हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, और हम लोग गुमराह होते रहते हैं। उसी को हटाने के लिए तो ये सब बातें हो रही हैं कि लॉ ऑफ कर्म को समझना है कि कोई भी इफेक्ट विदाउट कॉजेज नहीं आ सकता। दिस इज ओनली द लॉ ऑफ कर्म। इसमें कोई डाउट है? जैसे कर्म हमारे क्रिएट हो गए हैं, हमने कर दिया है, सब कुछ हो गया है, अब इसको ये बताओ कि हमें उससे छुटकारा कैसे? हाँ, अब उसी पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म समझ में आ गया। संचित कर्म जो है हमारा कलेक्शन है, हमने जो कलेक्ट करा इतनी जिंदगियों के अंदर, वो हमारा बैंक बैलेंस है। जो हमें कहा ना, इमीडिएटली हम कुछ करते हैं तो वो लिखा हुआ एकदम लिखना चालू हो जाता है, एक बुक के अंदर एंट्री हो जाती है, वो रसीद कट जाती है, काउंटर फाइल हमारे को मिल जाता है, हम पढ़ नहीं पाते कि भाई आपने, अगर आपका चालान हो गया, ये पकड़ लो, ये पे करना है, आज पे कर लो, कल पे कर लो, कभी भी कर लो। जब पेमेंट आपसे ली जाएगी टाइम लिमिट के बाद में, तो आपको देनी पड़ेगी, तब आपसे पूछा नहीं जाएगा भाई हमने कार लोन पे ली, हमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो आके थोड़ा सा वार्निंग दे देंगे, हमने वार्निंग भी नहीं सुनी तो आके गाड़ी ले जाएंगे उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, है ना। हमने लॉज ऑफ डाइट, फूड और बॉडी को नहीं समझा, हम अनशन खाते रहे, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती गई, हमारे को बॉडी ने बोला भाई अब देखो बहुत मोटापा हो गया, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, अब तुम चलते हुए भी सांस फूलता है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है। हम कहते क्या दर्द होता है, फिर सडनली एकदम हार्ट अटैक हो गया, आदमी मर गया। अब वो कहेगा मेरे क्या गलती कैसे कह सकता मेरी क्या गलती? उसने स्टडी नहीं करा लॉ ऑफ बॉडी, लॉ ऑफ डाइट, जो उसकी अपनी बॉडी है, तो ये हमारी गलती है। तो हमारे इग्नोरेंस को हम नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है हमारी गलती नहीं। Ignorance of law is no excuse. नो एक्सक्यूज। मर्किटर में चले अब संचित जो कर्म है, संचित कर्म जो हमने जितना ये रसीद की बात करी, ये सारा हमारा, पर ये जो लॉज ऑफ, जो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा है, जो ये कर्म को जो इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो ये अनसीन फोर्सेस हैं, ये देखती हैं कि ये बेचारा आदमी एक जन्म में नहीं झेल पाएगा इतनी सारा कर्म, तो वो सिर्फ थोड़ा सा उसको बोलती हैं कि ये आपने झेलना है।
तो इस संचित कर्म में से पूरा जो हमारा अकाउंट बैकलॉग है, इसके अंदर से थोड़ा पोर्शन प्रारब्ध के रूप में देती हैं ताकि हम उसको झेल लें, उसको एक्सपीरियंस कर लें इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ एवोल्यूशन। वो चीज हमें मिलती है जो हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारे को ग्रोथ होगी और साथ में। तो हमारे को अगर ऐसे एक जगह पे पैदा करा जाता है जहाँ पे सारे नेगेटिव लोग हैं, जैसे एक चोर के घर में पैदा कर दिया, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा कर दिया जहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए गलत काम करने पड़ेगा। ऐसे में अगर उसके अंदर वो जर्म्स हैं या पुराने उसके अपना कैरेक्टर है अच्छा, वो कैसे निकल के आएगा, उसको पक्का करने के लिए उन लॉर्ड्स ऑफ कर्मा ने आपको डाला है। दैट मीन्स हम अब हमारे पे भी एक्सक्यूज नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे करप्ट एनवायरनमेंट में हूं, मैं नहीं रह सकता विदाउट करप्शन। तो यहाँ पर अगर हम समझ कर अपने आप को करप्ट फ्री रख सकते हैं, देन वी हैव गॉन अहेड एंड वी हैव ग्रोन। तो ये जो सिचुएशंस आती हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसके अंदर हम उनको कैसे फेस करते हैं, ये समझते हुए कि ये जो आ रही हैं ये हमारी अपनी बनाई हुई है, ये कोई किसी ने जानबूझ के नहीं डाला हमारे को यहाँ पे, ये हमारे को जरूरत थी इसलिए हम यहाँ पे आएंगे। इसलिए एक और कहावत है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो ये भी चीजें हमें समझनी जरूरी है। संचित कर्म, इसमें से प्रारब्ध निकल गया। फिर एक होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म मतलब जो हम अभी मोमेंट टू मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी तो कर्म चल रहा है। जो हम अभी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब एक कर्म जनरेट कर रहे हैं, वो भी ऐड हो रहा है वो संचित कर्म में। तो हम कैसे डील करते हैं जो हमारे साथ जो सिचुएशंस आती हैं, जो हमारा प्रारब्ध आता है, उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, वो हमारा क्रियामान कर्म है। उसमें हमारी फ्री विल है काफी हद तक, और वो हमारे संचित में ऐड होती है। तो ये 3 टाइप के जनरली कर्म माने गए हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। अब कर्म पैदा क्यों होता है, हम कर्म के बंधन में क्यों बंधते हैं? जब तक हमारी इच्छा है, डिजायर है, तब तक हम कर्म जनरेट करेंगे। एनिमल्स और प्लांट्स कर्म जनरेट नहीं करते हैं क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव होते हैं, हालांकि उनका भी होता है, मगर वो इंस्टिंक्टिव लाइफ है उनकी, बहुत लिमिटेड लेवल पे कर्म जनरेट होता है, वहाँ पे होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर पूरा का पूरा होता है 100%। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक डिजायरिंग एंटिटी है। हमारा डिजायर है, वो सेंटर है डिजायर जो कर्म पैदा करता है। अब इसको हम और समझते हैं कि हमारे अंदर हो क्या रहा है बचपन से और एंड तक, जब तक हमारी बॉडी खत्म नहीं होती, हमारे अंदर क्या घटता है। हमारे अंदर एक साइकिल घटती है, वो मैं साइकिल का बताऊंगा। हमारे 3 यूनिट्स हैं जिनको हम जानते हैं, एक तो बॉडी है, एक हमारे फीलिंग्स है, एक हमारी थिंकिंग है। हमारा माइंड के अंदर एक फीलिंग पार्ट है और एक हमारा थिंकिंग पार्ट है। जो फीलिंग पार्ट है वो लॉजिकल पार्ट नहीं है। फीलिंग लॉजिकल नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक डायबिटिक को बोलो मीठा नहीं खाना, वो कहता नहीं मुझे खाना है, मेरा मन है, वो लॉजिकल नहीं है। मगर थिंकिंग पार्ट जो हमारा माइंड का है वो लॉजिकल, वो लॉजिकली सोचता है, उसमें मैथमेटिकल है थिंकिंग माइंड। ये बात क्लियर है। अब हमारा जो एक एवरेज आदमी का मोटिवेशन क्या है कुछ भी करने के लिए दुनिया के अंदर, वो होता है डिजायर। वो डिजायर हमारी फीलिंग्स है, वहां से जनरेट होता है। आप इस पर सोचिए थोड़ा सा। मेरा मन है कुछ पाने का, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा मन है गाड़ी को लेने का, तो उस कार को लेने के लिए मुझे कुछ जनरेट करना पड़ेगा पैसा। मगर मेरा मन है, हम आमतौर से कहते हैं ना, मेरे को वो गाड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को वो लेनी है। ये तो डिजायर, हमारे अंदर जो डिजायर है वो आया, उस डिजायर ने बोला मुझे वो चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद डिजायर का पार्ट हमारी जो है वो खत्म हो गई। मगर डिजायर हमारा जो फीलिंग वाला पार्ट है हमारे अंदर, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा डिजायर ये पैदा हुआ है, ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है, ये हमारी थिंकिंग को मोटिवेट करता है कि भाई आप प्लान बनाओ कि कैसे मिलेगी। तो हमारी थिंकिंग एक्टिवेट होती है।
अब हम सोचना चालू करते हैं हम कैसे लें, फिर हम प्लान बनाते हैं, हम पूरा स्टडी करते हैं, फिर जब हमने एक प्लान बना लिया होता है फिर हम बॉडी को, फिर माइंड जो है, जो थिंकिंग जो है, अब वो माइंड को कहती है अब तुम ये एक्शन करो। ये सब कुछ हो रहा है अनकॉन्शियस लेवल पे, हमें पता नहीं है। हमारे अंदर अर्ज हुई कोई चीज़ को लेने की या भागने की, या तो पाने की या वहाँ से हटने की, उस अर्ज के ऊपर हमने सोचा, थिंकिंग करी, प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करा बॉडीली लेवल पे। तो बॉडी तो कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूशन करने का एक मशीन है, मशीन को एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद में कुछ रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स वो जो हमने एक्शन करा उसका एक रिजल्ट आया। वो जो रिजल्ट आया अगर फेवरेबल हुआ तो हमें वो चीज़ मिल गई, अगर वो फेवरेबल नहीं हुआ तो हमें वो नहीं मिली। अगर हमें मिल गई तो हमें थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन हो गया, हमें वो नहीं मिली तो हमें थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेशन हो गई। ये एक साइकिल है। जैसे ही ये फिनिश होती है नेक्स्ट साइकिल फिर चालू हो जाती है। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, यही चल रहा है। आप इस पर सोचिएगा क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कुछ हमारे अंदर अर्ज आती है, हम सोचते हैं कि हमें ऐसे करना है, फिर हम वो करते हैं और करके फिर वापस हमें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम दोबारा करना चालू करते हैं और जो मिल जाए उसको फिर रख लेते हैं, फिर कुछ और आ जाती, फिर ये साइकिल चलती रहती है, ये विशेष साइकिल। मगर इसका मोटिवेटर कौन है? इसका मोटिवेटर हमारा डिजायर है, हमारा मन है जो पाने का, वो है। मन के अंदर जो पार्ट है, नॉन लॉजिकल पार्ट, जो थिंकिंग पार्ट है, जो फीलिंग पार्ट है, जो डिजायर पार्ट है, उसका मन है ये, उसका पार्ट है ये कि वो चाहता है कुछ। वो क्यों चाहता है वो अलग बात है, मगर ये चाहत जो है, ये इलॉजिकल जो चाहत है, ये यहाँ हमारी मोटिवेशन है। मतलब कि हमारी जो कॉन्शियसनेस की जो फोकस है वो यहाँ पर है। ये कुछ इसमें क्लियर हुआ? ये क्लियर है ना, ये साइकिल है चेतना का। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है, यही जो डिजायर है जो हमें मोटिवेट करके एक्शन करवा रहा है, यही डिजायर की वजह से कर्म आ रहा है। ये जो रसीद कट रही हमारी, वो इसकी वजह से कट रही कि हमने जो डिजायर करा वो हमारे को अटैचमेंट पैदा कर रहा है। वो डिजायर जो क्रिएटर है एक एक्शन का, वो करवा रहा है। अब हम इसको हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है? हमारे को जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो डिजायर लेवल पे है, वो जैसी डिजायर पैदा हो, हमारे को थिंकिंग पार्ट को ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। कॉन्शियसली हमें फ्री विल यूज करके सोचना पड़ेगा, रोक के अपने आप को, कि जो ये मेरे अंदर डिजायर पैदा हो रहा है, क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं? क्या ये मेरे जो रूल्स मैंने बनाए हैं, जो मैंने सोचा फिलॉसफी अपनी लाइफ की, उसके अंदर ये फिट आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? मेरा मन है जाके मैं बैंक जो मैंने देखा है उसके जितने पैसे हैं लेके आ जाऊं, मगर ये मेरी फिलॉसफी से अगेंस्ट है कि मैंने गलत काम नहीं करना है। ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मन करता है, हमारे को उसके ऊपर सोचना है। तो एवरी डिजायर जो हमारे अंदर आता है उसके ऊपर हम अपनी पहले क्वेश्चन मार्क लगाएं और सोचें कि क्या ये ठीक है कि गलत है, क्या ये हमारे फिलॉसफी जो हमने बनाई अपनी लाइफ की, उस पर हम ये ठीक बैठता है नहीं बैठता। अगर नहीं ठीक बैठता तो हमें नहीं करना है। तो वी गिव एम्पावरमेंट टू आवर थिंकिंग प्रिंसिपल। हमारी जो कॉन्शियसनेस जहाँ पे फोकस्ड है एट दी डिजायर लेवल, उससे हमें रेज करनी है या उससे और अंदर जाना है और थिंकिंग लेवल पे आना है। थिंकिंग लेवल पे जब हम आएंगे तो हमारी लाइफ रेगुलेट होगी हमारी थिंकिंग से, नॉट बाय डिजायर। जब हम ये करना चालू करेंगे तो हमें, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटीज इस्टेब्लिश कर ली है कि हमारी ड्यूटीज ये हैं, हमारी लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा होगा, ये हमें इस्टेब्लिश करना होगा प्रायर। अगर हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हम गलत रास्तों में पहुंच जाएंगे। हमारे को ये जो ब्रेन वॉश होते हैं, इतने सारे टेररिस्ट और ये सब जो होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको थिंकिंग बहुत उनकी गड़बड़ होती है। उनको थोड़ा सा आपने उनके डिजायर को इधर उधर से मैनिपुलेट करा, वो काम हो गया उनका। मैं आपको बताता हूँ, इससे थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कुछ 4 साल था रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया में। तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी डॉक्टर था। वो बोलता देखो कैसे लोग हैं। वो बताता पाकिस्तान के अंदर एक जगह से एक व्यक्ति वहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर आया रियाद में काम करने के लिए।
वो सेमी स्किल्ड वर्कर इस डॉक्टर के पास आया पाकिस्तानी, और वो था सुन्नी, शिया सुन्नी होती है अगर आपको मालूम। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बताओ यहाँ कितने शिया हैं। उसने बोला क्यों? वो कहता मुझे उन सबको मारना है। क्यों? वो कहता मेरे मौलवी ने बोला है कि इनको मार दोगे तुम्हारे को जन्नत मिलेगी, तुम्हारे बीवी बच्चों को हम देख लेंगे, वो अल्लाह देख लेगा, सब कुछ उनके लिए ठीक, तो मेरा टारगेट ये है। तो वो पाकिस्तानी डॉक्टर मुझे कहता है मुझे वो मौलवी मिल गया तो मैंने उसको मारना। तो यहाँ ब्रेन वॉशिंग और इसी ये देखिए क्या होता है, कोई ना कोई फिलॉसफी सब लोग अपना कर देते हैं, मगर कॉमन सेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे को थिंकिंग अपनी स्ट्रांग करनी है। जैसे हम थिंकिंग स्ट्रांग करेंगे, डिज़ायर सबसाइड होने चालू हो जाएंगे, डिज़ायर हमारे अब सेकेंडरी हो जाएंगे, डिज़ायर फिर भी आएंगे क्योंकि वाई हाँ दैट इज अभी तक तो हमारा जो एवरेज ह्यूमन बीइंग का नेचर है ऐसा है कि स्पॉन्टेनियसली डिज़ायर वो आते रहते हैं। डिज़ायर इसलिए आते रहते हैं क्योंकि जो अगर आप देखें प्रिमिटिव जो इंसान था जब बना था तो उसके पास बॉडी थी, डिज़ायर लेवल बहुत कम था, डिज़ायर पार्ट डेवलप नहीं था, थिंकिंग पार्ट भी डेवलप नहीं था, बॉडी थी। बॉडी से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी इवेंट्स के साथ में, जो बॉडीली प्लेजर्स मिलते थे या बॉडीली जो पेन मिलता था, उससे उसके डिज़ायर डेवलप हुए। जो चीज़ अच्छी लगी, प्लेजरेबल था, वो उसकी तरफ जाता था। कि मुझे इवन एनिमल स्टडीज़ के अंदर ये मालूम पड़ जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनका अमीबा है, उसको आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लीज़ कम। तो वो ऐसे हमारे डिज़ायर्स पैदा हुए प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग के। फिर वो डिज़ायर जब आ गए, क्योंकि कोई चीज़ प्लेजरेबल लगी तो डिज़ायर हुआ वो और मिले, कोई चीज़ पेनफुल लगी उससे दूर भागे। फिर ये आया कि भाई ये प्लेजर सिर्फ डिज़ायर करने से तो मिल नहीं रहा, तो थिंकिंग स्टिमुलेट होनी चालू हुई कि प्लानिंग कैसे करें कि वो मिल जाए। अब ब्रूट फोर्स से जो पहले चीज़ें मिल जाती थी डिज़ायर करने पे, क्या होता है हम पढ़ते नहीं, हमें मुझे चाहिए, ये मेरा है, दूसरा कहेगा नहीं मेरा है, आप लड़ लो, जिसका जो जीत जाएगा वो उसका है। ब्रूट फोर्स से पहले आदमी डिसाइड करता था, धीरे धीरे थिंकिंग एलिमेंट चालू हो गया, अब वो मैनिपुलेट करने लगा, वाटर सिस्टम पे आ गया, तो लोग थिंकिंग को यूज करने लगे टू गेट दैट विच वी डिजायर। तो इस तरीके से हम डिजायर करना चालू करा हमने। उसके बाद में अब हम जब अपनी थिंकिंग को प्राइम लेवल पे ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, इसके अंदर एक वो होगा फ्लैश का, क्या वो क्या बोलते हैं, फ्लैश ऑन पावर लाइट, राइट। अब हमने देखा कितना थिंकिंग है कि हमारे थिंकिंग पार्ट जो है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम अपने थिंकिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चालू करेंगे तो हमारे अपने डिजायर्स को हम रेगुलेट करना चालू करेंगे, और धीरे धीरे हमारे ये जो साइकिल है ये ब्रेक होनी चालू होगी। ऐसी साइकिल ब्रेक होनी चालू होगी, हमारे कार्मिक जो हमारे बंधन है वो टूटने चालू हो जाएंगे। उसका रीजनिंग ऐसी है कि जैसे हमारी थिंकिंग एक्टिवेट होनी चालू होगी, हम अपनी ड्यूटीज जो हम समझते हैं जो करनी है वो करना चालू करेंगे, क्योंकि जो ग्रेटर गुड के लिए ड्यूटीज हैं जब हम वो करना चालू करेंगे तो हम एक इंडिविजुअल सेल्फ की जगह एक यूनिवर्सल सेल्फ के हिसाब से चालू करेंगे काम करना। जब कृष्ण कहते हैं कि विदाउट अटैचमेंट डू योर ड्यूटी, in other words, without your individual attachment, your desire coming in between, you must do your duty. Your duty is as per the laws of nature and as per your culture, your tradition. जो भी आपकी ड्यूटी है उसमें आपका सेल्फ इन्वॉल्व नहीं है, आपकी ड्यूटीज हैं वो करनी है। सच बोलना है तो सच बोलना है, अहिंसा में रखना है तो अहिंसा रखनी है, जो भी हमारी ड्यूटीज है वो हमें करना है। अब अगर आप देखो कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला,
भाई तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम एक क्षत्रिय हो और जो धर्म का पार्ट है उसमें अपनी लड़ाई करनी है, क्योंकि यहाँ वहाँ कोई पुलिस तो है नहीं, ना वहाँ पे कोई जज है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई इंटरनेशनल लॉ है। आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है और लॉ ऑफ द लैंड है कि आप भाई आपको नहीं मिल रही है, आपने मांगा, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने गड़गड़ाए, आपके एमिसरी गए, उन्होंने भी डिप्लोमेसी भी करी, नहीं सब फेल हो गया, तो आपको लेना पड़ेगा। तो अब आप इसके पीछे नहीं हटो, अब आपको करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी। तो ड्यूटी करते हुए इंडिविजुअल सेल्फ की तरफ से अगर मोटिवेशन ना हो हमारी ड्यूटी के अंदर, तो हम कर्म जनरेट नहीं करते। कर्म करते हुए भी कर्म जनरेट नहीं होता, दैट मीन्स अटैचमेंट नहीं होती। अब वो रसीद नहीं करती। अब वो जो एजेंट है वो कहता है कि अच्छा ये आपने करा, आप कहते हो हाँ ये मैंने करा, पर अपने लिए नहीं करा, ये मैंने ड्यूटी के लिए करा, ये जो ग्रेटर गुड है उसके लिए करा। इसलिए वो कहते हैं ठीक है। अब आप जा रहे हो एक स्टेडियम के अंदर, आप जा रहे हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आप कह रहे हो कि भाई मैं आई बीन स्टेशन हेयर टू डू दिस वर्क, तो आपकी गाड़ी को वो एंटर करने देंगे, आपको पास दे देंगे, आपको कुछ और चीज़ें दे देंगे। अगर आप जाते हो एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल तो बोलेंगे आपकी गाड़ी एंट्री नहीं, यहाँ पे बैंड है, आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, कुछ लीवेज ऐसे मिल जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं ऐसे व्यक्ति को जो कर्म जनरेट नहीं कर, मगर वो उसके लिए नहीं मिलती। जैसे कि अगर एक व्यक्ति धर्म के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे, जैसे राजा जनक के बारे में कहते हैं कि लिबरेटेड थे, वो राजा भी थे, अगर वो पब्लिक गुड के लिए अच्छा काम कर रहे थे उनको और मिलेगा, मगर उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ले नहीं रहे। वो कह रहे हैं मैं तो कस्टोडियन हूँ, जो ये यूनिवर्सल सेल्फ है, भगवान ईश्वर जो भी कह लें, उनका पैसा है, मैं तो सिर्फ एक उसको पैसे को यूज करने वाला एक एजेंट हूँ, ये मेरा पैसा नहीं है। वहाँ एंगल डिफरेंट हो जाता है। जब तक मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिलेगा तब तक लॉ ऑफ कर्म है, चाहे आप कहो मुझे 1 दूंगा मैं, मुझे 20 मिलेगा, तो वो मेरा ही एंगल चल रहा है। मगर जब आप कहते हो अब मैं ग्रेटर गुड के लिए काम करना चालू करूंगा, ग्रेटर गुड इज आल्सो रिलेटिव। जब अडोल्फ हिटलर का टाइम था तो इतने सारे जो आर्मी जनरल्स थे, मतलब दे डिड नॉट इवन थिंक एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर। एंड लेटर जब बाद में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था तो तब उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारी ड्यूटी थी, विच वाज रॉन्ग, दिस वाज टोटली रॉन्ग। सो दे हैव टू थिंक कि जो ये ड्यूटी है वो सही भी है या नहीं। एग्जैक्टली यही तो बात हुई है। बट यू आर सेइंग कि अभी तो अगर हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो फिर ये जो भी आप बोल रहे थे कि खाते में नहीं आता है। हाँ, ये ड्यूटी नो ड्यूटी एज पर द यूनिवर्सल लॉज। But everyone can have a different perception of हाँ, duty, तो उसको उसका मिलेगा इफेक्ट। देखो ऐसा है ना, इस पे मैं कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आता है, उस टाइम पे उन जनरल्स की अवेयरनेस उतनी थी, उनका जो एरिया था थिंकिंग का वो उतना लिमिटेड था। तो एज पर व्हाट देयर बिलीफ सिस्टम दे न्यू कि ठीक है हम ये ड्यूटी कर रहे हैं, सो दे डिड दैट एंड व्हेन दे वर प्रोसिक्यूटेड दे सेड हमने तो ड्यूटी करी। So it was according to the situation and according to the environment which they were living, with the types of belief systems which were cultivated at that time. So उन्होंने उसके हिसाब से करा। बिल्कुल सही। But at the same time, all duties, whenever a person delivers, he feels whether he is doing the right thing or the wrong thing, irrespective of whatever his duty, fundamental duty is there. At that time, if you feel whatever you are doing is not correct from within, inside, that voice is coming, then you should not be doing that duty. So all these people, all these human beings who are part of that Second World War, First World War, where they completed that massacres, they know from inside they are doing this as a duty, but fundamentally it is not a human act. Yes, exactly. That's why they are punished. So technically duty has two or three types of form. One is duty as in life का जो उनके हायर सेल्फ से एक ड्यूटी होंगे, एक ईगो की ड्यूटी है। मतलब ईगो ड्यूटी से जिस तरीके से ईगो को ट्रेन करा गया है, I mean since they are child what they Conditioning, okay. that is their ego duty. So they are trained to follow. Yeah. Because they didn't know what was their actual duty, so just so that they don't go illusion. I mean मतलब कुछ पता नहीं आगे. That's why they took up the ego duty.
अब यहीं पे इसीलिए हम लोग थियोसफी जो लिटरेचर आया है और जितना अभी शास्त्री जी ने कहा कि बुक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू स्टिमुलेट कि हम ढूंढें कि राइट टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है। हमारे को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ये इसी की तरफ पे आ रहे हैं कि हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग व्यक्ति बताएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, हर एक रिलीजन बताएगा कि ये सही है, गलत है। कोई कहेगा सिगरेट पीना गलत है, कोई बोलेगा शराब पीना गलत है, कोई बोलेगा सिगरेट पी सकते हो, शराब नहीं पी सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी अलग अलग, तो आपको खुद डिटर्मिन करना पड़ेगा। मगर बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट ये है कि जब यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से आपने अगर ड्यूटीज करी तो आप कर्म जनरेट नहीं करते हो, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो लिबरेटेड है, जिसका अपने लिए डिजायर, जिसका यूनिवर्सल लाइफ के साथ में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्ज कर गई है। So what are the duties we are talking about? It's basically at a physical level, not at a... No, at every level. At every level. Yeah, at every level. That's what I'm saying, like what are the, duties we just refer to, like, it's a very... No, I'll give you an example, get clear. At a higher level, what you said is absolutely, we need to get connected to the higher level, then we see it, what is correct or wrong. देखिए ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, हमें नहीं पता, मगर हमें इतना तो हम समझ सकते हैं कि सच बोलना चाहिए। इसलिए जितने भी साधु संत आए, जितने रिलीजन से, मैंने कहा कि उन्होंने कुछ हमारे को मॉरल वैल्यूज दी गई हैं, हमारे को कुछ बताया है कि ये आप करो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, करो। क्या करो? झूठ नहीं बोलो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, काम नहीं करो, इंटॉक्सिकेशन ना करो, ठीक है, चोरी ना करो, शेयरिंग नहीं करो, एक पार्टनर के साथ रहो, ठीक, फिर साथ साथ अपने को प्योर बनाने की कोशिश करो। ये एटलीस्ट ये जो 5 चीजें हैं ना, ये तो एटलीस्ट कर, तो ये क्या है? ये जो गाइडलाइंस दी हैं हमारे साधु संतों ने और जो सारे ऑलमोस्ट रिलीजन्स ने जो बोला है, दे आर, इफ वी फॉलो दिस इटसेल्फ, ये ही अपने आप में हमारे बहुत सारे कर्म खत्म कर दे। क्या होगा? अब आप सच बोल, आप करो। ये देखिए थ्योरेटिकल बात में क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सिर्फ सच बोलना ही एक चीज को, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। महात्मा गांधी की लाइफ में खूब इंस्टेंसेस आए हैं, जरा आप थोड़ा सा देखें। अब बहुत फेमस एक स्टोरी है छोटी सी, एक माँ आके बोलती है मेरे जो बच्चा है इसके लिए चीनी जो है मना करी गई है, ये इसको नहीं खानी है, आप इसको मना करो, ये नहीं सुनता मेरी बात बिल्कुल। वो कहते हैं अभी नहीं कर सकते, 1 हफ्ते के बाद आना। ओके, बड़ी अजीब सी बात, ये क्या महात्मा है? ये बोले 1 हफ्ते के बाद में आना, तो 1 हफ्ते के बाद में वो बोलते जी 1 हफ्ते के बाद में महात्मा जी समझाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सारा वो बच्चे को समझ में आया। बाद में वो पूछती है आपने ऐसा क्यों करा 1 हफ्ते का टाइम? तो वो कहते हैं ऐसा है, पहले तो मैंने पढ़ा कि एक्चुअली में सही है गलत है, ठीक है, और दूसरा फिर मैंने उसको फॉलो करा। जब मैं फॉलो कर सकता हूँ और जब मैंने करा और अब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ही तो मैं बोल सकता हूँ किसी और को, अदरवाइज मैं नहीं बोल सकता, फिर मैं झूठा होता। तो ये जो सच बोलना है ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को थिंकिंग लेवल पे, फीलिंग लेवल पे, वर्बल लेवल पे किसी को हर्ट ना करना, हर्ट मतलब वायलेंस ना करना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, उसको गाली ना देना, उसके लिए नेगेटिव ना सोचना, ये बहुत बड़ा एक काम है। क्या हम कर पाएंगे इतना भी? इसके लिए बहुत कंट्रोल चाहिए अपने तरफ। कंट्रोल कहाँ जनरेट होता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर किसी का भला हो तो झूठ बोलना चाहिए, अगर किसी की बुराई उसमें नहीं है, किसी का भला हो तो झूठ बोल देना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये जो साधक है ना, मैं साधक इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो साधना कर रहे हैं, जो इस पे चलना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर जब ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली राइट आंसर आ जाता है। जो आदमी सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है उसका एक अंदर से प्यूरिफिकेशन चालू हो जाता है, चाहे उसको मालूम हो ना हो, और उसकी अपनी अंदर की आवाज़ जो है ना वो साफ साफ आनी चालू हो जाती है। उसके अंदर एक आभास, एक फीलिंग आ जाती है कि ये गलत है कि सही है। वो सिचुएशन जब आएगी जो थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, वो जब कभी आएगी उसको मालूम पड़ेगा कि क्या सही है, क्या करना क्या नहीं करना। तो हम उस थ्योरेटिकल
मे बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन को हम अगर छोड़ दें और हम इस पे आ जाएं कि हमें क्या करना है, तो जो हम ड्यूटीज एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, अगर हम ये जो मॉरल वैल्यूज की बातें हैं, ये इतनी मुश्किल हैं जिनको यम नियम कहा है पतंजलि योग सूत्र में, इनको करना ही बहुत मुश्किल है। जब आप करने चलेंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो एडगर केसी का नाम सुना किसी ने? हाँ, किसने और सुना? एडगर केसी जो थे वो एक सीयर बोले गए हैं। वो ऑटो हिप्नोसिस, मतलब कोई अपने आप को हिप्नोसिस में ला देते थे या वो किसी से हेल्प करके हिप्नोसिस की स्टेट में पहुंच के, और वो फिजिकल इलनेसेस जो लोगों को होती थी, बीमारियां होती थी, ये 100 साल पहले की बात है, तो वो बताते थे उनका सोल्यूशन क्या है और लोग ठीक हो जाते थे और बहुत एक्यूरेटली बताते थे। उनकी बहुत जो है उनका नाम हो गया, यहाँ तक कि लोग चिट्ठियां भेजते थे फोटो के साथ में कि ये व्यक्ति है, उसको ये बीमारी है, बताओ क्या, तो वो उसके बारे में बताते। फिर स्लोली क्रिश्चियन थे, फिर उनको लाइफ हिस्ट्रीज बताना चालू कर दी कि पुराने जन्म में क्या क्या हुआ। अपनी कॉन्शियस लिविंग के अंदर, अपनी कॉन्शियस लाइफ में वो बिलीव नहीं करते थे रीइंकार्नेशन में, पुराने जन्म में, मगर वो हिप्नोसिस के अंदर वो बताते थे कि, तो ऐसे एक सिचुएशन में उन्होंने बताया, एक आदमी के बारे में पूछा गया, वो जन्म से अंधा था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये आदमी इसलिए अंधा था क्योंकि इसके एक पिछले जन्म के अंदर ये एक ऑफिसर था एक किंगडम के अंदर, जहां पर सजा दी जाती थी आंखों के अंदर गरम गरम रॉड से अंधा करना, ये टाइप की सजा होती थी। और एज पर लॉ ऑफ द लैंड जब वो सजा दी जाती थी, उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो व्यक्ति था उसको सुपरवाइज ये करता था। मतलब कि ना तो लॉ इस आदमी ने बनाया, ना इसने जजमेंट सुनाई, ना इसने खुद वो एक्शन करा, सिर्फ ये सुपरवाइजर था जो सुपरवाइज करता था कि ये जो है जजमेंट पूरी एग्जीक्यूट हो गई। जैसे कोई फांसी देने के लिए कोई वहाँ पे पुलिस वाले और जज खड़े होते हैं और हैंगमैन जो होता है एग्जीक्यूशनर वो फांसी देता है, तो वो जो पुलिस वाले जो सुपरवाइज कर रहे हैं उस टाइप का ये अथॉरिटी थी। और इसने हजारों लोगों का भी अपनी ड्यूटी मान के, लॉ ऑफ द लैंड। मगर एक जन्म में ये अंधा पैदा हुआ, तो वो इसलिए बताया क्योंकि ही अननोइंगली डिड समथिंग व्हिच वाज अगेंस्ट द humanity or as per the universal light. Therefore, he was born blind. He did not get blinded by somebody. He was born blind. नहीं तो वो हो सकता किसी एक्सीडेंट में अंधा हो जाता या कोई आके उसकी आंखें फोड़ देता। तो वो पैदा ही हुआ ताकि एक पूरी जन्म के अंदर वो पूरा इस एक जन्म के अंदर सीखे कि क्या उसने करा। ये देखिए कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो जस्टिस है ना, हम जिस तरीके से सोचते हैं कि एक थप्पड़ मारा हमें थप्पड़ मिलेगा, वो ऐसे नहीं होता है। वो कैसे होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मगर हम अगर बेसिस समझ लें और उसके अंदर विश्वास करें कॉमन सेंस और थिंकिंग के साथ में, तो हमारे साथ जो घट रहा है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं और उसको रीजन करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इन्होंने बोला हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हमारे उससे रिएक्शन हम जो पैदा हमारे अंदर हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम थोड़ा हो रहा है, मैं 2-3 मिनट और लेता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़े क्वेश्चन अगर कुछ हैं तो फिर बात करेंगे इसमें। तो हम जब अपना डिज़ायर हटा लेते हैं और ड्यूटीज़ हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ड्यूटीज़ हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? ड्यूटीज़ हम जैसे ये बताया कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं इनको हम अपने अडॉप्ट करना चालू करते हैं। मेडिटेशन से हम अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चालू करते हैं, अदरवाइज कंट्रोल नहीं होती। आपका मन है कि भाई झूठ बोलूं, जैसे उन्होंने बोला कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे झूठ निकल जाए, हमें फिर अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हमने झूठ बोला, अगली बार ऐसे नहीं बोले। सो बिल्डिंग कैरेक्टर और क्रिएटिंग कैरेक्टर, ये भी एक पार्ट आ जाता है। क्रिएटिंग कैरेक्टर कैसे? व्हेन यू मेक एन हमें ड्यूटीज की बात करी, व्हेन यू मेक एन आइडियल कि हमारा ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, हमारा ऐसे आइडियल होना चाहिए, हमारी ऐसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जब हम इनकी बातें सोचना चालू करते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं, उनको बिल्डअप करते हैं, वो वर्चुअस अपने अंदर लाते हैं, तो हमारा एक कैरेक्टर बनना चालू होता है। और फिर हम उस कैरेक्टर को लेके हम आगे चलते हैं, तो हम ये कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। तो हाउ वी फेस कर्म, व्हाट इज कर्मा की तो बात होगी, हाउ वी फेस कर्मा ऑल्सो डिटरमिन्स आवर फ्यूचर कर्मा।
तो ये हमारे को समझना ज़रूरी है। अब समराइज करते हुए, पहले तो जो लोग हम में से इसको नहीं मानते हैं कि सब कुछ यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंगली चलता है, वो उसके ऊपर सोचें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा पढ़ें अलग अलग जगहों पे। नंबर 1। नंबर 2, एक कंक्लूजन पे आए जरूर। कंक्लूजन ये है कि नहीं है। अगर नहीं है और रैंडम है तो ओके, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कहीं पर कि मानना ही मानना ये बात है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए अंदर, क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, हम क्यों आए हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या लेके जाएंगे, हम क्या सीखने आए हैं, इसके बाद भी हमारे को इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम कभी भी जा सकते हैं, मतलब कभी भी डेथ हो सकती है, बॉडी खत्म हो सकती है कभी भी। तो जब बॉडी खत्म हो सकती है कभी भी, तो हम क्या लेके जाएंगे, नेक्स्ट लाइफ के लिए हम क्या लेके जा रहे हैं, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, और फिर अल्टीमेटली ये सब जब सीख रहे हैं तो हम सीख के पहुंचेंगे कहाँ पे, हम एक्चुअली पहुंचना कहाँ चाहते हैं, ये पूरा सिस्टम जो हमारे को कहाँ पहुंचाना चाहता है, इसके ऊपर भी हमारा डिसीजन या हमारा सोचना होना चाहिए। फिर ये हम जो कर्म बनाते हैं, अपने आप को बांधते हैं, तो ये जो बांधते हैं इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अभी हमने बात करा। तो हमें अपने डिजायर, थिंकिंग, प्लानिंग और एक्शन, ये जो हो रहा है ये हमारे अंदर, इसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी ब्रेक कर सकते हैं, और जब हम ऑब्जर्व करके ब्रेक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे को हमारी ड्यूटीज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश करते हुए हम अपने आप को अफर्म करेंगे डेली कि हम ये ऐसा करेंगे, हम ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो नाउ वी विल बिकम प्रिंसिपल्ड, वी विल लिव बाय प्रिंसिपल्स। हम अब रैंडमली नहीं जिएंगे, हमारे अंदर अब हमने प्रिंसिपल्स जो एस्टेब्लिश कर दिए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। हम डिविएट करेंगे, हम गलतियां करेंगे, हम बार बार फेल होंगे, हम बार बार उठेंगे, तो हम बार बार उठ के फिर चलेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम कर लेंगे, फिर और जो मेडिटेशन आप लोग करते हो उसका भी कोई पर्पस होना चाहिए, इसके ऊपर भी सोचेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे ऐसे करते करते कर्मलेसनेस की स्टेज में पहुंच जाएंगे। यही एक ब्रीफ के अंदर है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं और पर्टिकुलर तो आप बताइए। ये एक जन्म में पॉसिबल है कि इसी जन्म में हम उस लेवल पे पहुंच जाए? हाँ, देखिए इसमें आंसर्स बड़े सिंपल हैं। अगर हमने कॉजेस सेटअप उतने कर दिए हैं तो हमें ज़रूर उसके इफेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग कौन सी क्लास में हैं अभी, अगर तो हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में आ गए या 10th में भी आ गए तो हम डबल प्रमोशन ले सकते हैं, अगर वो एग्जांपल लें स्कूल वाला तो। और अगर अभी हम 3rd, 4th, 5th में ही हैं और सुन रहे हैं और हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये ठीक लग रही बात, तो शायद थोड़ा मुश्किल है। तो हम कहाँ हैं ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है, इसलिए किसी को एक आंसर नहीं दे सकते। मगर इन जनरल कलयुग के अंदर व्यक्ति बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि उसको इतनी अपोजिंग चीज़ें मिलती हैं, इतना ज़्यादा अपोजिशन मिलता है सही रास्ते पे चलने के लिए कि उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, अगर वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ले लें। हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। Any questions? जैसे आपने बोला एक फ्री विल और एक कार्मिक इफेक्ट दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर मेरे फ्री विल में है कि मैं खुश रहूं, बट कार्मिक इफेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि सिचुएशंस वर्स होती जा रही है, अननोइंगली मैं दुखी होती जा रही हूं, राइट? तो हाउ इज इट इंटरकनेक्टेड इन दैट स्टेट? फ्री विल इज नॉट बेस्ड ऑन कर्म, फ्री विल इज फ्री विल, फ्री विल इज आवर राइट। 24 hours by 7. It's always there. It is always there. How much we can tap into it, that is our problem. देखिए क्या होता है कि अभी आप जो कह रही हैं किस सेंटर से कह रही हैं, यू आर टॉकिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर बॉडी, यू आर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज योर बॉडी एंड योर माइंड, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर टॉकिंग अबाउट इट। फ्री विल बॉडी और माइंड की नहीं होती है, फ्री विल तो कॉन्शियसनेस की होती है। कॉन्शियसनेस की फ्री विल एक है, कॉन्शियसनेस के पास सारी पावर है, चेतना जो हमारे अंदर है, जो इसने बॉडी और माइंड को एज इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा है, उसके पास है फ्री विल, वो फ्री विल यूज करती है। अब ये क्लियर है, क्योंकि
ये भी है ना, ये सेटलर बॉडीज के बारे में हम आज नहीं बात कर सकते, और हम लोग हायर सेल्फ क्या है और बॉडीज कौन कौन सी हम लोग लेते हैं और क्या रिलेशन है हमारा बॉडी के साथ, ये सब एक सेपरेट टॉपिक है. बट आई अज्यूम कि यू एटलीस्ट कैन अंडरस्टैंड दैट a higher self is, there is a consciousness which has taken up these three lower bodies, the thinking mind, the feeling body and the physical body. इसके अंदर से ये एक्सप्रेस होता है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये बल्ब के अंदर से भी आ रही है, किसी फैन से भी आ सकती है, ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज करते हुए. तो आपकी फ्री विल जो है वो एक्सप्रेस हो रही है थ्रू दी बॉडीज. अब कर्म भी जो है इन्हीं बॉडीज को पकड़ के बैठा हुआ है. So your free will is actually dampened or decreased, at least there is a feeling. But when we get ये जो engrossment है body से, जब हम अपने आप को through meditation free कर लेते हैं, तो हमारी free will पूरी free हो जाती है. पता नहीं कितना समझ में आई ये बात. Sir, one more question. आपने जैसे बोला था हमारे अंदर एक डिजायर पैदा होती है, for example to buy a car. So we take up a job and we get a salary, and from that we buy a car. So basically we want an effect, and for that we are creating a cause. Yes. Alright. Yes. So similarly, this is the material realm that I am talking about. Now if we talk about the non-material realm, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो इसलिए हम अच्छा करते हैं. तो isn't that also a kind of greed? क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा हो इसलिए हम अच्छे कर्म कर रहे हैं. देखो शुरुआत में ऐसा होगा जब तक इंडिविजुअल एज अ बॉडी सोच रहा है, ठीक है ना. जब तक मैं एज अ बॉडी सोच रहा हूँ तब तक ऐसा होगा. धीरे धीरे जब मेरे को समझ में आना चालू हो जाएगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, और तो फिर मैं यूनिवर्सल पाथ पे चलते हुए जो ड्यूटीज हैं बॉडी की वो निभाते हुए मैं चलूँगा, तो उसके अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी. आपका जो डिजायर है वो बॉडीली लेवल पे है. आपका डिजायर बॉडीली इन द सेंस कि इवन थिंकिंग माइंड इज अ बॉडी. वी कंसीडर इन थियोसॉफी माइंड एज अ बॉडी आल्सो, सटलर बॉडी और मेड ऑफ सटल मैटर. तो मैटर, दिस इज ग्रॉस मैटर, सटल मैटर. सो दैट इज आल्सो मटेरियल बॉडी. नाउ दैट बॉडी वांट्स अफेक्शन. There is a desire for affection from other people. No, if supposingly that is not the desire. The desire is to carry something forward in the next, birth. जैसे हम बोलते हैं कि हमें कर्म अगले जन्म में मिलेगा. हाँ, ये बाइंडिंग है, ये बाइंड करेगा. हाँ, तो ये बाइंड करेगा. So isn't It doesn't matter, बाइंड करने तो. You see, अच्छी चीजों में बाइंड होना बेटर है अभी. but बाइंडिंग तो बाइंडिंग है ना. बाइंडिंग तो बाइंडिंग है. अगर आप ब्रेक कर सकते हो सारी बाइंडिंग अभी राउ, व्हाई नॉट. पर अगर नहीं कर सकते तो what exactly would you like to take? You would like to have good things with you. You would not like to have bad things with you. So take the good things. देखिए तभी तो ये बोला गया है ना कि speak the truth. That because that will give you back the truth from other people as well. आप धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा, तो धोखा नहीं करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा. तो कम से कम इतना तो समझ में अगर आ गया बात, तो हम धोखा करना बंद कर देंगे. और अगर धोखा मिलता है तो हमारे प्रीवियस धोखा वैसे हमें मिला तो उसको भी छोड़ दो. तो हम जब अब नया स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम अच्छी चीज़ें करना चालू करें. हमारे अच्छे डिज़ायर्स और अच्छे थॉट्स से हम अगर अच्छी बाइंडिंग जो भाई जो आयरन चेन की जगह गोल्डन चेन से बन जाए तो ज़्यादा बेटर है. बाद में वो चेन भी छोड़ेंगे, चेन भी छूट जाए. Any more questions? और कोई questions? I have a suggestion that